हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने इकोलॉजी के कुछ चैप्टर्स कवर किए थे, जैसे इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर। और इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इस चैप्टर के पीवाईक्यूज देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पीवाईक्यू से देखो, पहला पीवाईक्यू क्या बोलता है इसमें, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, हमें मैच करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपांडिंग एज पिरामिड एंड स्टेबल एज पिरामिड, ऐसे 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ए वाला किससे मैच करता है। लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होगी, देखो अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी कंडीशन। ठीक है, अब लॉजिस्टिक ग्रोथ में अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो नहीं होंगे, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, तो फर्स्ट का आ जाएगा सेकेंड। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसका मतलब अनलिमिटेड रिसोर्स होंगे, तो बी का आ जाएगा फर्स्ट। सी और डी का क्या होगा, देखो सी का एक्सपांडिंग एज पिरामिड। एक्सपांडिंग एज पिरामिड कहाँ पे मिलेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द परसेंट इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स आर सेम। अगर सेम होंगे तो ये कैसा होगा, स्टेबल बनेगा। इसका मतलब डी का आ जाएगा फोर्थ और बी का आ जाएगा फिर सी का आ जाएगा फिर थर्ड। तो देखो ऑप्शन ऐसा है क्या, 2 1 3 4, ए ऑप्शन हमारा सही आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन एन टी इक्वल्स टू n0 e टू द पावर आर टी, ई क्या होता है। ठीक है, अब हमें पता है ई क्या होगा, यहाँ पे हम उसका लॉग लेंगे, द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। तो डी इसका सही आंसर आ जाएगा, डी द बेस ऑफ नेचुरल लॉग। नेक्स्ट देखेंगे, असर्शन एंड रीजन दिया है यहाँ पे। देखो, अ पर्सन गोज टू हाई अल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंसेस अल्टीट्यूड सिकनेस। अगर कोई भी पर्सन हाई अल्टीट्यूड पे जा रहा है और उसे अल्टीट्यूड सिकनेस महसूस हो रही है विथ सिम्टम्स लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पल्पिटेशन। ठीक है, अब रीजन देखो क्या बोला है, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई अल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। अब देखो असर्शन तो सही है कि अगर तुम हाई अल्टीट्यूड पे जाओगे तो तुम्हें अल्टीट्यूड सिकनेस मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा तो कम होगा, इसकी वजह से तुम्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसका मतलब असर्शन एंड रीजन दोनों भी ट्रू है, और रीजन ही हमारे असर्शन का ट्रू रीजन है। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देखो ये वाला ऑप्शन से आएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीजन ही हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। मैच द फॉलोइंग पूछा है। अब देखो यहाँ पे कुछ रूल दिए हैं, एलेंस रूल। अब हमें पता है एलेंस रूल मतलब क्या, जो पोलर सील होते हैं उनके बॉडी के ऊपर एक फैट की बहुत मोटी सी परत होती है या फिर लेयर होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर से बचाने के लिए या फिर हीट को रेगुलेट करने के लिए, बॉडी से हीट लॉस ना हो इसलिए वो लेयर बनती है। इसका मतलब ए का आ जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है, अब देखो बी, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। कंगारू रैट के अंदर हमने फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन देखी थी। कंगारू रैट एक डेजर्ट एनिमल था जो कभी भी पानी नहीं पीता, फैट के ऑक्सीडेशन से जो भी उसे पानी मिलता है उससे वो अपना गुजारा कर लेता है। तो बी का आ जाएगा फर्स्ट। सी का आ जाएगा बिहेवियरल एडेप्टेशन। बिहेवियरल एडेप्टेशन मतलब जो डेजर्ट वाली लिजर्ड रहती है, क्या करेगी, अगर बहुत ठंडा टेम्परेचर हो जाए तो वह सन बाथिंग करेगी, या फिर अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो फिर वो क्या कर देगी, सॉइल के नीचे जाके छुप जाएगी। ठीक है, तो उसको बोलेंगे सी का बी। डी का है बायोकेमिकल एडेप्टेशन, जैसे कि मरीन फिश के अंदर होती है। ठीक है, तो 4 1 2 3 4 1 2 3, देखो डी वाला ऑप्शन सही आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। निश इन इज, अब देखो निश की डेफिनेशन पूछी है, हमें पता है निश की डेफिनेशन क्या है। निश मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के अंदर जो भी फंक्शनल रोल होता है उसे हम बोलते हैं निश। देखो ऐसा कुछ लिखा है, ये तो नहीं आएगा, बायोलॉजिकल फैक्टर, स्पेस वेयर ऑर्गेनिज्म नहीं लिव, उसे तो हम हैबिटेट बोल देंगे। अ फंक्शनल रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स। हाँ ये सही है कि ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहता है और उसका जो एक फंक्शनल रोल परफॉर्म करता है उसे हम बोलेंगे उसका निश। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स अरेंज्ड इनटू द वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट कैन बी सीन इज। यहाँ पे हमें स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में पूछा है। ठीक है, तो क्या होगा ये, जिसमें भी प्लांट हमारे वर्टिकल स्ट्राटा के अनुसार अरेंज होते हैं, तो ऐसा जनरली हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए। मोस्ट एनिमल्स आर ट्री डिवेलर्स इन। ठीक है, ट्री डेलर्स हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे रीजन में मिलते हैं, तो अगेन इसका सही आंसर आ जाएगा सी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बेंथिक ऑर्गेनिजम्स आर अफेक्टेड मोस्ट बाय। अब बेंथिक ऑर्गेनिज्म मतलब जो समुंदर है या फिर कोई भी वाटर बॉडी है उसके बॉटम में जो रहेंगे उसके बारे में पूछा है।
तो ये जो ऑर्गेनिज्म है वो किसकी वजह से अफेक्ट होंगे। अब हमें ये पता है कि समंदर के नीचे या फिर किसी भी एक्वेटिक बॉडी के नीचे जो भी सेडिमेंट होंगे उस सेडिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर वो हमारे डिपेंड हो गया, फिर वो जो कैरेक्टर है सेडिमेंट्स का वो उसके ऊपर अफेक्ट करेगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, देखो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। नहीं, सॉइल तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये बेंथिक ऑर्गेनिज्म है हमारे। लाइट रीचिंग द फॉरेस्ट फ्लोर, नहीं ये भी नहीं होगा, बेंथिक के बारे में पूछा है। सरफेस टर्बुलेंस ऑफ वाटर, नहीं। सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये सही आ जाएगा हमारा डी आंसर। Which one of the following is not a parasitic adaptation? Parasitic adaptation कौन सी नहीं है ये पूछा है। देखो पहला क्या है, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, ये तो सही है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद को पैरासाइट बनाना चाहता है ना, तो जो भी एक्स्ट्रा के ऑर्गन्स है ना उसके पास या फिर सेंस ऑर्गन है उसे वो निकाल देता है, ठीक है। मतलब उसके पास की जो एबिलिटी होती है उसे प्रोड्यूस करने की वो चली जाती है। उसके बाद वो कुछ तो अडेजिव ऑर्गन को बना लेगा, डेवलपमेंट ऑफ अडेजिव ऑर्गन्स, ताकि वो पैरासाइट है, इंडो या फिर एक्टो पैरासाइट होगा, लेकिन उसको कंप्लीटली होस्ट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो होस्ट के बॉडी को अटैच करने के लिए वो कोई एक एडेजिव ऑर्गन बना देगा, तो ये भी सही होगा। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन, ये भी सही होगा क्योंकि वो न्यूट्रिशन तो होस्ट से ही ले रहा है ना, तो उसे खुद के डाइजेस्टिव सिस्टम की कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ये नहीं होगा, और हमें क्या नहीं होगा ये पूछा है, तो सही आंसर हमारा आ जाएगा डी, लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी तो वैसे ही रहेगी क्योंकि रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो स्पीसीज कंटिन्यू ही नहीं हो पाएगी आगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। लार्ज वुडी वाइन्स आर मोर कॉमनली फाउंड इन, अब जो लार्ज वुडी वाइन होती है एनसीईआरटी के अंदर लिखा है कि ये मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। ऐसी वुडी वाइन्स बस हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलती है, तो अगेन इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। अब देखो, कंसिडर द फॉलोइंग 4 कंडीशंस 1 to 4 एंड सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ देम एज एडेप्टेशन ऑफ एनवायरनमेंट टू द डेजर्ट लिजर्ट। अब डेजर्ट लिजर्ट की कौन सी एडेप्टेशन है ये पूछा है। देखो, बोरोइंग द सॉइल टू escape हाई टेम्परेचर, चलो ये सही है। लूजिंग हीट रैपिडली फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर, बास्क इन द सन व्हेन टेम्परेचर इज लो, ये भी सही है। इंसुलेटिंग बॉडी विद अ फेडरनेस, अब देखो ये तो नहीं सही आएगा, तो ये 2 सही आएंगे, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, तो ऑप्शन बी सही हुआ, ठीक है। अब देखो, द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन। अब हमें पता है लॉजिस्टिक ग्रोथ को अगर हम पूछ रहे हैं कि लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है ना कि एक्सपोनेंशियल लॉजिस्टिक, तो इसे डिनोट कैसे करेंगे हम, dn/dt इक्वल्स टू rn, उसके बाद कैरिंग कैपेसिटी माइनस n अपॉन k। देखो ये मैच कर रहा है कि किसी से, dn/dt rn, देखो ऑप्शन बी सही आ गया, 12th वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है, अगर आप देख पाए होंगे तो, द फिगर गिवन बिलो इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अबायोटिक फैक्टर्स, व्हाट डू ए बी सी रिप्रेजेंट। अब हमें यहाँ पे ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है, ठीक है। देखो सबसे पहले ग्राफ में देख पाओगे आप, ठीक है। सबसे पहले ये जो स्ट्रेट लाइन निकाली है वो ए की है। अब हमें पता है अगर स्ट्रेट लाइन होगी इसका मतलब ये क्या होंगे, रेगुलेटर्स या कन्फर्मर्स होंगे, ये होंगे हमारे कन्फर्मर्स, ठीक है। उसके बाद देखो एक दी गई है बी, बी क्या होंगे हमारे, अब ये जो बी देखने को मिले मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उनका भी बढ़ रहा है, तो उसे हम बोलेंगे रेगुलेटर। और लास्ट में जो सी दिया है वो क्या होंगे हमारे पार्शियल रेगुलेटर्स। तो हमारा ऑप्शन सही आ जाएगा ए वाला, ठीक है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, अगेन हमें मैच करना है दोनों लिस्ट को। अब देखो यहाँ पे जो दिए गए हैं वो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है, किस इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन में किस स्पीसीज के साथ क्या होता है ये पूछा है हमें। म्यूचुअलिज्म, अब देखो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों का फायदा होता है, इसका मतलब एक का फोर्थ आ गया, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक का फोर्थ है। कमेंसालिज्म मतलब एक का फायदा होता है और एक न्यूट्रल रहता है, तो ऐसा कुछ है। देखो फर्स्ट वाला है तो बी का फर्स्ट, एक है अमेंसालिज्म, एक का नुकसान होगा और एक क्या होगा न्यूट्रल रहेगा, इसका मतलब सी का आएगा सेकेंड। पैरासिटिज्म मतलब एक का फायदा एक का नुकसान, पैरासाइट का फायदा होस्ट का नुकसान, तो डी का आ जाएगा थर्ड। 4 1 2 3 ऐसा कुछ है क्या, देखो 4 1 2 3, देखो बी वाला ऑप्शन सही आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट,
अब देखो स्टेटमेंट 1 में क्या पूछा है, गॉस प्रिंसिपल के बारे में बताया है। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज competing for the same resources cannot coexist indefinitely and competitively, inferior will be eliminated eventually। चलो ये तो सही है, इन्होंने गॉस का प्रिंसिपल बताया है कि जो दो स्पीसीज जो एक जैसी हो और किसी एक ही रिसोर्सेज के लिए झगड़ा कर रही हो, कंपटीशन कर रही हो, तो वो बहुत ज़्यादा समय तक एक साथ नहीं रह सकती, एक सिंगल निश को शेयर नहीं कर सकती। अगर वो दोनों एक साथ रहते हैं तो उसमें से जो इन्फीरियर है वो निकल जाएगी और जो सुपीरियर है वही वहाँ पे बच जाएगी। तो ये हमारा सही स्टेटमेंट है। आगे देखो, इन जनरल कार्निवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन हर्बिवोर्स। ये गलत है, इसका उल्टा होगा। देखो, इन जनरल हर्बिवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन कार्निवोर्स। ठीक है, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 सही है और सेकंड गलत है। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अब दोनों लिस्ट को हमें मैच करना है। अगेन इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है इसके अंदर। लेपर्ड एंड लायन इन द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। अब हमें पता है लेपर्ड भी है, लायन भी है, एक ही एरिया में, एक ही फॉरेस्ट में या फिर ग्रासलैंड है, तो इनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन। तो ये इसको मैच करेगा। कुकू बर्ड लेइंग एग इन द क्रॉसलेट, ये अगेन ब्रूड पैरासिटिज्म का है। फंजाई एंड रूट इन हायर प्लांट माइकोराइजी, ये है हमारे म्यूचुअलिज्म का। कैटल इग्रेट एंड कैटल इन द फील्ड, ये तो है हमारी कमेंसालिज्म का। हमारी कैटल इग्रेट का फायदा हो जाएगा, लेकिन कैटल का कुछ फायदा नुकसान नहीं है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो आंसर देखो सीधा सीधा है 1 2 3 4, ऐसा कुछ है 1 2 3 4। देखो पहला ऑप्शन है 1 2 3 4, तो ऑप्शन सही आ गया ए। ठीक है, आगे चलो। Which one of the following statement cannot be connected to a predation? अब predation से ये statement हमारा मैच नहीं होना चाहिए, cannot be connected to the predation। ठीक है, it might lead to extinction of species। ठीक है, both interacting species are negatively impacted। it is necessitated by nature to maintain the ecological balance। ठीक है, इट हेल्प्स मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन द कम्युनिटी। ठीक है, अब देखो ऐसा कोई सेंटेंस देखना है जो मैच नहीं होना चाहिए। दूसरा वाला हमने देखा, बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर निगेटिवली इम्पैक्टेड, ये हमारा गलत है। देखो क्यों ऐसा है, क्योंकि जब भी हम प्रिडेशन के बारे में देखते हैं ना, तो प्रिडेशन में एक का फायदा होता है और एक का नुकसान होता है। चलो एक का तो फायदा हुआ ना, जो दो स्पीसीज इंटरेक्ट कर रही है उसमें से एक का फायदा मतलब एक पॉजिटिवली अफेक्टेड चाहिए और एक निगेटिवली इम्पैक्टेड चाहिए, तो ये हमारा गलत आ गया, इसलिए ये सही आंसर हुआ। इट माइट लीड टू एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज, हाँ ये तो सही है, प्रिडेशन से हमारी स्पीसीज एक्सटेंड हो सकती है। इट इज नेसेसिटेड बाय नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, हाँ चलो ये भी सही है कि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए प्रिडेशन होना चाहिए। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी, चलो ये भी सही है। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखा देखो, वाइल एक्सप्लेनिंग इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन पॉपुलेशन पॉजिटिव साइन इज असाइंड फॉर द बेनिफिशियल इंटरेक्शन, मतलब अगर जिसको भी पॉजिटिव लिखा है उसका फायदा हो रहा है, जिसको भी निगेटिव लिखा है उसका क्या हो रहा है, डिट्रीमेंटल इंटरेक्शन, मतलब वो नुकसान हो रहा है उसका। जिसको भी 0 लिखा है इसका मतलब वो न्यूट्रल है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन कैन बी असाइंड पॉजिटिव फॉर वन एंड निगेटिव फॉर अनदर, मतलब हमें कुछ इस तरह का इंटरेक्शन पूछा है जिसमें एक स्पीसीज का फायदा हो रहा है और एक स्पीसीज का नुकसान हो रहा है। तो मान लो ऐसा क्या है, अमेंसालिज्म में क्या होता है हमें पता है, एक का नुकसान होता है एक न्यूट्रल रहता है, इसमें एक का फायदा एक न्यूट्रल रहेगा। कॉम्पिटिशन में एक का फायदा नहीं, दोनों का नुकसान होगा कॉम्पिटिशन में। ठीक है, और प्रिडेशन में क्या होगा, एक का फायदा एक का नुकसान, इसका मतलब सही आंसर क्या आ गया हमारा डी, प्रिडेशन सही आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। इफ 8 ड्रोसोफिला इन द लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 डाइड, अब पॉपुलेशन कितनी थी 80 थी, इनमें से डेथ कितनी की हो गई 8 की हो गई ड्यूरिंग अ वीक, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में एक वीक के अंदर हो गई। और डेथ रेट इन द पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स पर ड्रोसोफिला पर वीक, अब डेथ रेट कैसा निकालेंगे हम, कितने की डेथ हो गई अपॉन टोटल कितने थे, कितना आ गया 0.1, ऐसा कोई ऑप्शन है देखो, तो सही आंसर आ जाएगा डी 0.1। कैसे निकाला आपको समझ आ गया, जितने की डेथ हुई अपॉन टोटल कितने थे, अगर बर्थ पूछा होता तो कितने की बर्थ हुई अपॉन टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, ऐसा लिखेंगे हम। ठीक है, चलो 2 बटरफ्लाई स्पीसीज आर कंपीटिंग फॉर द सेम नेक्टर, 2 बटरफ्लाई स्पीसीज है एक ही सेम नेक्टर के लिए वो कंपीट कर रही है, इसका मतलब दोनों का नुकसान है। चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 2 स्पीसीज है हमारे पास बटरफ्लाई के, दोनों का क्या है नुकसान है हमारे पास। गार्डन
टू सर्वाइव एंड को एग्जिस्ट टूगेदर दे मे अवॉइड द कॉम्पिटिशन इन द सेम गार्डन बाय। अब देखो दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, लेकिन दोनों का कम से कम नुकसान हो या फिर नुकसान न हो, इसलिए हम क्या कर सकते हैं ऐसा। तो देखो प्रीडेटिंग ऑन ईच अदर नहीं, इसमें तो एक का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगर उसका प्रीडेशन होगा तो वो तो मर जाएगा ना। फीडिंग एट द सेम टाइम नहीं, एक टाइम पे फीड करेंगे तब कैसे होगा, दोनों में तो कंपटीशन देखने को मिलेगा। चूजिंग द डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न, इंक्रीजिंग टाइम स्पेंट ऑन द अटैकिंग ईच अदर, ये तो नहीं होगा। हाँ चलो, अगर उन्होंने डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न्स को ट्राई किया तब जाके ये हो सकता है कि दोनों भी को एग्जिस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न्स मतलब क्या, सपोज टाइम के मामले में अगर हम देखें कि कोई एक स्पीसीज किसी एक रिसोर्सेज को इस टाइम पे, दिन के इस टाइम पे यूटिलाइज कर रही है, कोई उसी रिसोर्सेज को दिन के दूसरे टाइम पे या फिर रात में यूटिलाइज कर रही है, तो इसका मतलब को एग्जिस्टेंस में दोनों रह रही है। ठीक है, को एग्जिस्टेंस तो नहीं बोल सकते, लेकिन रिसोर्सेज पार्शनिंग वगैरह हो रही है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। In spite of interspecific competition in nature, which mechanism the competing species might have evolved for their survival? अभी जो मैंने बताया कि ऐसा अगर दो स्पीसीज को जो कंपटीशन कर रही है, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन कर रही है, उन्हें एक ही जगह पे सर्वाइव करना होगा, तो वो क्या करेगी, रिसोर्सेज पार्शनिंग करेगी। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। अमेंसालिज्म, अमेंसालिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, अभी दो क्वेश्चन के पहले हमने अमेंसालिज्म डिस्कस किया था। अमेंसालिज्म मतलब दो स्पीसीज जो इंटरैक्शन में है, उसमें से एक स्पीसीज का नुकसान होता है और दूसरी स्पीसीज हमारी न्यूट्रल रहती है। तो देखो ऐसा कहीं पे है, देखो बी वाला, स्पीसीज ए का नुकसान हो रहा है लेकिन स्पीसीज बी कैसे है, न्यूट्रल है, इसे हम बोलेंगे अमेंसालिज्म। इसका उल्टा कमेंसालिज्म, एक स्पीसीज का फायदा होता है और दूसरी स्पीसीज न्यूट्रल रहती है। ठीक है, आगे देखेंगे। द इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेशन ऑन अ पॉपुलेशन डेंसिटी इज, अगर इमिग्रेशन हो जाए, इमिग्रेशन मतलब पॉपुलेशन के अंदर हमारे ऑर्गेनिज्म इंटर कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। ऑब्वियसली इमिग्रेशन हो रहा है, इसका मतलब बढ़ेगी, तो हमारा डेंसिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ेंगे। द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज निकोटीन, स्ट्राइकिन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर। अब ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो प्लांट खुद अपने डिफेंस के लिए बनाता है, जैसे कैफीन बना लिया या फिर चलो प्लांट ने निकोटीन बना दिया, उसका मेन यूज ही वही होता है। तो इसका ऑप्शन आ गया हमारा बी सही, डिफेंस एक्शन। ठीक है, आगे देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स हमने पढ़े थे, नाटालिटी है, मॉर्टेलिटी है, सेक्स रेशो है, ये सब हमारे क्या हो गए, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट हो गए। तो यहाँ पे नाटालिटी एट्रीब्यूट है, मॉर्टेलिटी है, सेक्स रेशो है, स्पीसीज इंटरेक्शन नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, सबसे ज़्यादा ग्रोथ कब होती है, चलो हमने जब ग्राफ देखा था, ठीक है, तो जिसमें हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है उसे हम क्या बोलेंगे, लैग फेज। ठीक है, तो ये वाली थी लैग फेज, जिसमें धीरे धीरे बढ़ती है, ना कि बहुत ज़ोरों से। ठीक है, उसके बाद एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है, उसे लॉग फेज या फिर हम उसे बोल देते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, और एक होती है यहाँ पे जो होगी वो होगी हमारी स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐसा कोई ऑप्शन है लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल, चलो एक्सपोनेंशियल तो नहीं है लेकिन लॉग फेज ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी, लॉग फेज। ठीक है, आगे चलते हैं। बिटवीन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग द रिलेशनशिप इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसालिज्म, मतलब कमेंसालिज्म का एग्जाम्पल क्या नहीं है, ऐसा पूछा है। फीमेल वास्प एंड फिक्स स्पीसीज, अब देखो फीमेल वास्प और फिक्स स्पीसीज के बीच में म्यूचुअलिज्म होता है, सिम्बायोसिस होता है, मतलब यही पहला ही ऑप्शन सही आ गया, लेकिन फिर भी आगे देखते हैं। ऑर्किड एंड ट्री ऑन विच इट ग्रोज, अब ये तो क्या है हमारा, ऑर्किड और ट्री क्या है, एक का फायदा है, ऑर्किड का फायदा है, ट्री का कुछ फायदा नुकसान नहीं, इसका मतलब ये क्या है, कमेंसालिज्म है, और हमें नहीं है ऐसा पूछा है। कैटलिग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, अगेन ये कमेंसालिज्म है, कैटलिग्रेट का फायदा और ग्रेजिंग कैटल न्यूट्रल है। सी एनिमल क्लॉनफिश, अगेन इसका फायदा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। Carnivorous animals, lions and leopards occupy the same niche, but lions predate mostly larger animals and leopard attack smaller animals. अब देखो दोनों भी कार्निवोरस है, लायन भी और लेपर्ड भी, लेकिन लायन जो प्रेडेट करता है वो लार्जर एनिमल्स के ऊपर करता है और लेपर्ड जो करता है वो स्मॉलर एनिमल्स के ऊपर प्रेडेट करता है। ठीक है, उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे अगेन रिसोर्सेज पार्शनिंग। ठीक है, चलो आगे। हमने देखा था इसके पहले क्वेश्चन में, हमने इसे एक्सप्लेन किया था। इन अ ग्रोविंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, अगर हमारे किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोविंग पॉपुलेशन है तो कैसी होनी चाहिए,
देखो एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर इक्वल इन नंबर, ये तो नहीं होगा, इक्वल नहीं होने चाहिए, प्री रिप्रोडक्टिव के इंडिविजुअल्स ज़्यादा होने चाहिए। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेस देन तो नहीं होगा। रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेस देन पोस्ट, नहीं। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन रिप्रोडक्टिव, तो सही आंसर आ गया हमारा ए, क्योंकि इसमें प्री रिप्रोडक्टिव वाले लोग ज़्यादा है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। Which one of the following population interaction is widely used in a medical science for the production of antibiotics? अब देखो, जब भी एंटीबायोटिक्स बनाते हैं तो हम एक प्रिंसिपल से बनाते हैं। जैसे देखो, मान लो जैसे पेनिसिलियम बनाया था, मान लो ये पेट्री प्लेट है और पेट्री प्लेट में इतनी जगह में हमारी पेनिसिलियम नाम की फंगस ग्रो कर रही है। अब इस पेनिसिलियम ने एक एंटीबायोटिक ग्रो कर मतलब बना दिया जिसका नाम था पेनिसिलिन। हमने उसे निकाल के एक्सट्रैक्ट करके पेनिसिलिन बना दिया उसमें से। लेकिन मान लो पूरी जगह पे हमारे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, बस इतने वाली जगह पे बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर रहे। क्यों? क्योंकि इस फंगस ने यहाँ पे कुछ तो केमिकल रिलीज किया था जो केमिकल इसे मार रहा था। अब इसे मार रहा है, इसका मतलब बैक्टीरिया का नुकसान है, लेकिन इसका कुछ फायदा नुकसान है क्या? नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल है हमारा। तो इस प्रिंसिपल से जिससे हम क्या बोलेंगे, एक का नुकसान होगा और एक न्यूट्रल होगा तो क्या बोलेंगे हम उसे? अमेंसालिज्म। तो हमारी जो भी एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन होता है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर होता है? अमेंसालिज्म के ऊपर होता है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। Which one of the following plants show a very close relationship with a species of moth where none of the two can complete its life cycle without the other? अब युक्का मॉथ एंड युक्का प्लांट के बारे में यहाँ पूछा है। ठीक है, तो दोनों के बीच में कौन सा है? सिम्बायोटिक या फिर म्यूचुअलिज्म प्रेजेंट है। अगर हमारा युक्का मॉथ मर गया है फिर एक्सटेंट हो गया तो युक्का प्लांट भी एक्सटेंट हो जाएगा, और युक्का प्लांट अगर एक्सटेंट हो गया तो सेम युक्का मॉथ भी एक्सटेंट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सही आ जाएगा बी, युक्का। ठीक है, माइकोराइजा आर द एग्जाम्पल ऑफ माइकोराइजा। माइको मतलब फंगस, राइजा मतलब रूट का है। ठीक है, जब भी हमारे फंगस रूट के हायर प्लांट के रूट्स में एसोसिएशन बना देते हैं उसे हम माइकोराइजा बोलते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में क्या होगा? देखो, माइकोराइजा में जो फंगल स्पीसीज होती है ना, उससे जो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाया है वो मिल जाता है, और प्लांट को क्या मिलता है फंगस से? तो फंगस ने जो भी मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब कर दिए हैं, ठीक है, जो अवेलेबल कर दी है वो सब प्लांट को मिल जाता है। ठीक है, इसका मतलब दोनों का फायदा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअलिज्म। ठीक है, आगे देखते हैं। गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पूछा है शायद। गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेट दैट। अब क्या बताता है ये देखना है। मोर अबंडेंट स्पीसीज विल एक्सक्लूड द लेस्ट अबंडेंट स्पीसीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कॉम्पिटिशन फॉर द सेम रिसोर्सेज एक्सक्लूड द स्पीसीज हैविंग डिफरेंट फूड प्रेफरेंसेस, ऐसा भी कुछ नहीं है। No two species can occupy the same niche indefinitely for the same limiting resources, बराबर है। देखो, अगर लिमिटिंग रिसोर्सेस होंगे तो कोई भी दो स्पीसीज एक साथ उसे ऑक्यूपाई नहीं कर सकती, तो ये हमारा सी सही आ गया। लार्जर ऑर्गेनिजम्स एक्सक्लूड स्मॉलर वंस थ्रू द कॉम्पिटिशन। लार्जर ऑर्गेनिज्म स्मॉलर को एक्सक्लूड करनी, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सही आ जाएगा सी वाला। ठीक है, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है? अगर दो स्पीसीज है जो कि सेम निश में रह रही है और सेम रिसोर्सेज के लिए कम्पीट कर रही है, किसी भी लिमिटेड रिसोर्स के लिए कम्पीट कर रही है, तब वो बहुत ज़्यादा टाइम तक एक रिसोर्सेज या फिर एक निश, कॉमन निश शेयर नहीं कर सकती, उसे हम बोलेंगे गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। देखो, ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था अभी, इसमें क्या बोला था? देखो, पॉजिटिव मतलब बेनिफिशियल है, निगेटिव मतलब डेट्रीमेंटल है, जीरो मतलब न्यूट्रल है, हमें पता है। ठीक है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, अब एक का फायदा है और एक का नुकसान है, इसे हम पैरासिटिज्म या फिर प्रेडेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या सही आ जाएगा? चलो, पैरासिटिज्म दिया है यहाँ पे, तो सही आंसर आ जाएगा बी, पैरासिटिज्म। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली इफेक्टेड। ठीक है, बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली इफेक्टेड मतलब मान लो दो स्पीसीज है जो इंटरेक्ट कर रही है एक दूसरे के पास, इसका भी नुकसान हो रहा है और इसका भी नुकसान हो रहा है, क्या बोलते हैं इसे हम बोलेंगे कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है? देखो, डी ऑप्शन से ही आएगा इसका, कॉम्पिटिशन। ठीक है, अ सेडेंटरी सी एनिमोन है, गेट्स अटैच टू द शेल लाइनिंग ऑफ द हर्मिट क्रैब, इट इज द एसोसिएशन ऑफ। अब एक सी एनिमोन है, वो किसको अटैच हो जाता है? हमारे शेल लाइनिंग ऑफ हर्मिट क्रैब को अटैच हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कमेंसालिज्म होता है, एक का फायदा हो जाता है लेकिन एक का कुछ फायदा नुकसान नहीं होता। ठीक है, कैसे? सेडेंटरी एनिमोन गेट अटैच्ड टू द शेल लाइनिंग ऑफ द हर्मिट क्रैब। ठीक है, इसमें हमारे जो सी एनिमोन है उसका फायदा हो जाता है और हमारा हर्मिट क्रैब न्यूट्रल रहता है। ठीक है, आगे देखेंगे।
कस्कटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब हमें पता है कस्कटा क्या है, कस्कोटा मतलब ब्रूड पैरासिटिज्म, तो ये तो हमारे प्लांट में आ जाएगा, जैसे सॉरी प्लांट में नहीं है, बर्ड्स में आ जाएगा, जिसमें कुकू बर्ड का एग्जाम्पल हमने देखा था। प्रिडेशन तो नहीं आएगा। एक्टोपैरासिटिज्म, हाँ ये सही है, ऐसा पैरासाइट जो बॉडी के बाहर से अटैच है या फिर प्लांट के बॉडी के बाहर से अटैच है, उसे हम बोलेंगे एक्टोपैरासाइट। तो कस्कुटा हमारा एक्टोपैरासाइट का एग्जांपल है। इंडोपैरासाइट मतलब क्या, जो बॉडी के अंदर जाएंगे और फिर न्यूट्रिशन लेंगे, उसे हम बोलेंगे इंडोपैरासाइट। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन सी आ जाएगा ए वाला हमारा, ठीक है। Which one of the following is categorized as a parasite in a true sense? मतलब नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं, उनमें से ट्रू पैरासाइट क्या है ये पूछा है। A female anopheles bites and sucks the blood from the human। अब देखो फीमेल एनाफिलस बाइट करता है और ब्लड को सक कर लेता है और हमें लगता है कि ये प्रेडेटर है, लेकिन सोचो ये जो फीमेल एनाफिलस है वो बस आके बाइट करके चला जाता है, ठीक है, वो हमारे बॉडी के ऊपर पूरे लाइफ स्पैन तक डिपेंड नहीं रहता। तो ये सिर्फ एक वेक्टर है, ना कि पैरासाइट है, तो ये हमारा गलत आ गया। ह्यूमन फीटस डेवलपिंग इनसाइड द यूटेरस ड्रॉज नरिशमेंट फ्रॉम द मदर। अब देखो ह्यूमन फीटस जो होता है ना, वो पार्शियली मदर के ऊपर डिपेंड होता है। पार्शियली यानी कि जिंदगी का पूरा लाइफ स्पैन वो किसी दूसरे इंडिविजुअल के अंदर में या फिर मदर के ऊपर डिपेंड नहीं होता। और हमें पता है पैरासाइट क्या होता है कि जो अपनी पूरी जिंदगी किसी होस्ट से नरिशमेंट लेते हुए निकाले। और जब भी हम फीटस की बात करेंगे, ह्यूमन फीटस की बात करेंगे, वो तो बस जब तक एम्ब्रियो डेवलपिंग स्टेज में है तब तक मदर से न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है। इसका मतलब ये भी हमारा पैरासाइट नहीं है। हेड लार्व्स लिविंग ऑन द ह्यूमन स्काल्प एज वेल एज लेइंग एग्स ऑन द ह्यूमन ईयर, हाँ ये सही है। जो हेड लार्व्स है वो हमारे ऑब्लिगेट पैरासाइट है, जो हमारे स्काल्प के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और ह्यूमन के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा सही आ गया। द कुकू लेज इट्स एग्स इन द क्राउज नेस्ट, अभी जो मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में, ये ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है। और हमें पता है ब्रूड पैरासिटिज्म मतलब ट्रू पैरासिटिज्म तो नहीं होता, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत आ गया, ठीक है।